Hello guys, so this is Mrityunjay Singh and I'll be teaching you geography today, and in geography we will be studying interior of the earth. And in interior of the earth, what topics we are going to cover? Let us see. We will cover interior of the earth like crust होता है, then mantle होता है, then core होता है. इसको don't worry, we will study in very detail about this and the element present in all of these and the element present in the earth's crust, which is widely asked and mostly asked topic in the exams, and the earthquake waves. You must have read about it. The body wave, surface waves, relay wave, love wave, S wave, P wave. We will study about it in detail. Okay, so let me first introduce myself. This is Mrityunjay Singh. Just a second. And I have been a teacher in Vedantu for over a year, and I have been teaching MPPSC and UPSC CAPF student for more than 2 years. So I have almost 3 to 4 years of teaching experience in geography and polity both. Okay. So let us come to our slide. अभी इसको भूल जाओ. For instance, this is our earth and we have cut out a piece of cake from earth. और इसमें what we are going to study is, for instance, let us consider this is the land. So what are the elements or what are the things and layers present below land? और हम जैसे अर्थ का रेडियस है 6371 अप्रॉक्स किलोमीटर्स, अप्रॉक्स 6400 किलोमीटर्स. तो उस ऑब्वियसली अर्थ के कोर तक तो कोई गया नहीं है. बट what are the sources? There are some sources, for example लावा. तो लावा क्या होता है जब अर्थ से निकलता है? तो ये भी एक, डोंट वरी, सारे सोर्स भी हम पढ़ेंगे, इनडायरेक्ट सोर्स और डायरेक्ट सोर्स. हाउ डू सोर्स इज बेसिकली हाउ डू वी नो अबाउट द अर्थ, हाउ डू वी नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. तो डोंट वरी, उसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे. तो वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज इज लावा. लावा कैसा होता है? गर्म होता है. सो ऑब्वियसली अर्थ के इंटीरियर गर्म होता है और लावा के अंदर से जो मटेरियल निकलते हैं, वी गेट टू नो अबाउट इट कि अंदर कौन कौन से मटेरियल होते हैं बाय लावा. ऐसी मीटियोर्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं जो अर्थ में आके गिरते हैं, तो उससे भी हमें पता चलता है. ओके, जस्ट अ सेकेंड. तो आपको बेसिक नॉलेज देने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल एक डायग्राम बना देता हूँ. ये है हमारा अर्थ का पीस जो हमने शुरू में बताया था. सबसे ऊपर होता है क्रस्ट. सबसे ऊपर होता है क्रस्ट. ऑलवेज डू रिमेंबर इट कि सबसे ऊपर होता है क्रस्ट. लेट मी राइट इट डाउन हियर. उसके नीचे होता है मैंटल. मैंटल के भी दो पार्ट होते हैं, अपर मैंटल, लोअर मैंटल. वो मैं अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस चीज को अच्छे से याद कर लो. क्रस्ट, मैंटल एंड कोर. अर्थ के इंटीरियर में हम अगर जाएंगे तो 3 पार्ट्स होते हैं, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर. ये है वो जिस बारे में मैं बात कर रहा था, क्रस्ट. तो क्रस्ट तो सॉलिड होता है. कभी सुना है लैंड कभी मोल्टन स्टेट में हो? नहीं. नाउ मैंटल एंड कोर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अपर मैंटल, लोअर मैंटल, आउटर कोर, इनर कोर. अब जो अपर मैंटल होती है, ऑलवेज डू रिमेंबर कि अपर मैंटल जो होती है वो मोल्टन फॉर्म में होती है और सेमी सॉलिड फॉर्म में होती है. ठीक. और उसके बाद मैंटल सॉलिड फॉर्म में होती है. देन आउटर कोर एंड इनर कोर. अगेन आउटर कोर जो होती है मोल्टन स्टेट में होती है और जो इनर कोर होती है वो सॉलिड होती है. गॉट इट? आपके लिए मैं ये वाला डायग्राम खोल देता हूँ. इसमें इस डायग्राम को आप अच्छे से समझ लोगे ना, तो एग्जाम के मोस्ट, इस टॉपिक से एग्जाम के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आते हैं आप सॉल्व कर लोगे. तो हमने अर्थ, मैंटल एंड कोर तो पढ़ लिया, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर तो पढ़ लिया. नाउ व्हाट इज लिथोस्फियर? लिथोस्फियर क्या है? लिथोस्फियर देखो किस किस चीज से बना है. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट, अपर मोस्ट मैंटल. ये गलती कभी मत करना. कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लोग टिक कर देते हैं कि लिथोस्फेयर सिर्फ क्रस्ट से बना है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. लिथोस्फेयर सिर्फ क्रस्ट से मिलके नहीं बना हुआ. लिथोस्फेयर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. लिथोस्फेयर बना होता है क्रस्ट प्लस अपर मैंटल. नीचे लिख देता हूँ. यहाँ पे बना भी हुआ है, वेरी सिंपल.
क्रस्ट प्लस अपर मैंटल से मिलके बना होता है लिथोस्फीयर। तो डू रिमेंबर, लिथोस्फीयर सिर्फ क्रस्ट से नहीं बना होता है, लिथोस्फीयर बना होता है क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ द मैंटल इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। नाउ एक एक करके पढ़ते हैं। क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ मैंटल हो गया लिथोस्फीयर। नाउ ये पार्शियली मोल्टन एस्थेनोस्फीयर। लिथोस्फीयर हम क्या देख रहे हैं, 5 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर। पहले इसको समझ लेते हैं, ये 5 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर क्या होता है। तो ऑलवेज डू रिमेंबर, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है वो अप टू 70 और 100 किलोमीटर होती है, और जो ओशनिक क्रस्ट होती है वो 5 to 20 किलोमीटर तक रहती है। ऑन एन एवरेज हम निकालें तो 34 किलोमीटर का हम निकालते हैं क्रस्ट। तो ऑलवेज डू रिमेंबर दैट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज ग्रेटर देन ओशनिक क्रस्ट। ये बहुत सिंपल सी चीज है, बट इसमें बहुत बार क्वेश्चन आता है और बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। इसको मैं इसमें भी सिंपली समझा देता हूँ। ये क्या है हमारा, ये वाटर है, ये हमारा ओशियन है, और ये क्या है, कॉन्टिनेंट है। अब क्या होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्यों मोटी होती है, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे माउंटेन्स आ गए। ओशियन में वाटर बॉडीज रहती हैं, वाटर को हम, वाटर हटा दो, ये इतना पतला सा एरिया हो गया, और यहाँ पे ये एरिया तो है ही, और यहाँ पे लैंड मास भी है। तो लैंड मास प्लस ये वाला एरिया प्लस माउंटेन्स मेक्स कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिकर देन ओशनिक क्रस्ट। तो ऑलवेज डू रिमेंबर, सिंपल सी चीज़ है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर देन ओशनिक क्रस्ट। ओके। अब ना उसी डायग्राम में एक एक करके बाकी चीज़ों को पढ़ते हैं। दाउ पार्शियली मोल्टन एस्थेनोस्फेयर। अब एस्थेनोस्फेयर को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एस्थेनोस्फेयर आगे चल के आगे वाली स्लाइड्स में काम आएगा। एस्थेनोस्फेयर में ही सर्कल्स होते हैं, आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा, जिससे लैंड बिल्डिंग प्रोसेस होती हैं और लैंड सब्सिडाइज करता है, वो सब एस्थेनोस्फेयर के ही कारण होता है। तो एस्थेनोस्फेयर पार्शियली मोल्टन स्टेट में होता है। ना एस्थेनोस्फेयर को लिथोस्फेयर से कंफ्यूज मत करना। लिथोस्फेयर क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ मेंटल से बनता है, विच इज 5 to 100 किलोमीटर, एंड ये 200 किलोमीटर तक एस्थेनोस्फेयर बना होता है। एस्थेनोस्फेयर 200, अभी इसको मैं फिर से डायग्राम बना के, डोंट वरी, फिर से पढ़ा दूंगा। सो एस्थेनोस्फेयर 200 किलोमीटर तक बना होता है। ना यहाँ पे एस्थेनोस्फेयर है, क्रस्ट तो यहीं पे खत्म हो गया, तो एस्थेनोस्फेयर जहाँ पे चालू है उसको क्या बोलेंगे, अपर पार्ट ऑफ मेंटल। क्रस्ट खत्म हो गया, क्रस्ट के नीचे आ रहा है एस्थेनोस्फेयर, तो ऑब्वियसली एस्थेनोस्फेयर अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल में आएगा। तो ये हो गया अपना एस्थेनोस्फेयर। देन ये मेंटल ट्रांजिशन 670 किलोमीटर तक अपर मेंटल होता है, उसके नीचे लोअर मेंटल चालू होता है। तो 670 किलोमीटर टू 2900 किलोमीटर तक लोअर मेंटल होता है, और लोअर मेंटल होता है, अपर मेंटल होता है पार्शियली मोल्टन स्टेट में, और उसी का पार्ट होता है एस्थेनोस्फेयर, और उसके बाद आता है लोअर मेंटल। देन लोअर मेंटल के बाद क्या आएगा, आउटर मोल्टन कोर। डोंट वरी, ये मोल्टन कोर, सॉलिड कोर, ये सब मैं समझा दूंगा। जस्ट डू रिमेंबर, क्रस्ट आता है, क्रस्ट के बाद मेंटल आता है, मेंटल के बाद, मेंटल के भी दो पार्ट होते हैं, आउट अपर मोस्ट मेंटल एंड लोअर मेंटल। देन उसके बाद आता है क्रस्ट, क्रस्ट में भी दो पार्ट हो जाते हैं, आउटर कोर, इनर कोर। ओके, अब मैं इसको समझा देता हूँ कौन कौन सी क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, कौन कौन से पार्ट इसके सॉलिड होते हैं, कौन कौन से पार्ट मोल्टेन स्टेट में होते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे मैं पढ़ा देता हूँ, सॉरी। तो ये हो गई हमारी क्रस्ट। क्रस्ट जैसा कि मैंने बताया हमेशा सॉलिड होती है, क्रस्ट कभी मोल्टेन स्टेट में देखा है? तो क्रस्ट हो गई हमारी सॉलिड। अब यहाँ पे हो गया मेंटल। मेंटल को भी मैंने कहा दो पार्ट होते हैं, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। तो अपर एंड लोअर मेंटल में, अपर पार्ट मैंने हमेशा बताया, अपर पार्ट में एस्थेनोस्फेयर होता है, एस्थेनोस्फेयर भी मोल्टन स्टेट में होता है, और जो अपर मेंटल है वो पूरा अपर मेंटल ही मोल्टन स्टेट में होता है, पार्शियली मोल्टन, पार्शियली मोल्टन स्टेट में। और जो लोअर मेंटल है ये सॉलिड होता है। अब इसको मैं और इजी वे में बता दूंगा।
फिर उसके बाद कोर आती है, कोर में भी आउटर कोर होती है, इनर कोर होती है। आउटर कोर मैंने क्या बताया था पिछले स्लाइड में, आउटर कोर होती है मोल्टेन स्टेट में, और इनर कोर होती है सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में क्या होती है, ये अपनी अर्थ है, पूरे अर्थ में प्रेशर लग रहा होता है बीच में, तो बीच में ऑब्वियसली सॉलिड ही होगा। यहाँ पे सॉलिड, इसको इजी वे में कैसे याद कर सकते हो, देखो पैटर्न बताता हूँ। यहाँ पे सॉलिड आ गया, यहाँ पे पार्शियली मोल्टेन आ गया, यहाँ पे सॉलिड आ गया, यहाँ पे मोल्टेन आ गया, सॉलिड। तो सॉलिड, पार्शियली मोल्टेन, सॉलिड, मोल्टेन, सॉलिड, ऐसे करके पूरी की पूरी स्लाइड तुम याद कर सकते हो। ओके, तो एक बार फिर से बता देता हूँ। क्रस्ट आता है, सॉलिड होता है, अपर मेंटल आता है विच इज पार्शियली मोल्टेन होता है, और अपर मेंटल का ही पार्ट होता है एस्थेनोस्फेयर। लोअर मेंटल आता है जो कि सॉलिड होता है, देन उसके बाद आउटर कोर आती है जो कि मोल्टेन स्टेट में होती है, देन इनर कोर आती है सॉलिड स्टेट में होती है। अब इसका डिस्टेंस बता देता हूँ। क्रस्ट क्रस्ट का मैंने बताया 5 to 100 किलोमीटर तक क्रस्ट होती है, या फिर इसको आप लिथोस्फेयर भी कह सकते हो। लिथोस्फेयर विच इज क्रस्ट प्लस क्या बताया मैंने, अपर मेंटल। और इसी के नीचे आती है एस्थेनोस्फेयर, और एस्थेनोस्फेयर की डिस्टेंस क्या होती है, अप टू 200 किलोमीटर तक एस्थेनोस्फेयर हो जाता है। ओके, 670 किलोमीटर तक अपर मेंटल खत्म हो जाता है, और 670 किलोमीटर टू 2900 किलोमीटर तक लोअर मेंटल भी खत्म हो जाता है। देन आउटर कोर और इनर कोर 2900 से चालू होते हैं, आउटर कोर, और इनर कोर के बीच में 6700 6371 किलोमीटर, जो कि अर्थ का रेडियस भी है, यहाँ पे आके फिनिश हो जाते हैं। ओके, तो आई होप आप लोग ये बिल्कुल अच्छे से याद कर लोगे, और मोस्टली आपके एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं अर्थ के एलिमेंट। मैंने शुरू के स्लाइड में बताया था एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ये भी मैं पढ़ाऊंगा। और एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये भी एग्जाम में आते हैं। आपको एग्जाम में ऐसे बोल दिया जाएगा, क्रस्ट, मैंटल, कोर, सियाल, नीफे, सीमा। आपको बोला जाएगा कि इसमें कौन सा करेक्ट सही लगाना है। तो क्रस्ट में हमेशा सियाल होता है, ऑलवेज डू रिमेम्बर, क्रस्ट में हमेशा सियाल होता है। अब सियाल क्या है, सियाल, ये क्रस्ट, ये दोनों गलत है, मैं बता दूं। ये आपको टेस्ट करने के लिए मैंने लिखा था। क्रस्ट में सियाल होता है, मैंटल में नाइफे नहीं होता है, कोर में नाइफे होता है, एंड मैंटल में सीमा होता है। तो ये दोनों रॉन्ग है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको सही लगाना है, बट डोंट वरी, मैं पढ़ा दूंगा बहुत इजीली, आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सो क्रस्ट 0 to 100 किलोमीटर तक की क्रस्ट होती है, विच इन, सो क्रस्ट में क्या होता है, क्या बताया मैंने, सियाल होता है। अब सियाल में कौन कौन से, सी मीन्स सिलिकॉन, एंड एल, एल मीन्स एल्यूमिनियम। तो ऑलवेज डू रिमेम्बर, क्रस्ट मीन्स सियाल, सियाल मीन्स सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। देन उसके बाद मेंटल में क्या होता है, मेंटल में होता है सीमा। मेंटल में सियाल नहीं होता, मेंटल में होता है सीमा। सीमा क्या है, सिलिकॉन कॉमन है, एंड एम से मैग्नीशियम। तो मेंटल में ऑलवेज डू रिमेम्बर, मेंटल में होता है सीमा। ऐसे भी याद कर सकते हो, क्रस्ट का सियाल याद कर लिए तो सियाल मीन्स सिलिकॉन एल्यूमिनियम, एंड मेंटल में सीमा, एम ए से मेंटल, सो लास्ट में सीमा, तो सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। देन उसके बाद कोर, कोर में क्या होता है, कोर में नीफे होता है। नीफे मीन्स निकेल एंड आयरन, निकेल, एंड एफी मीन्स आपको पता है आयरन होता है, तो निकेल एंड आयरन। ओके, ये मैं आपको अच्छे से एक बार और उससे पढ़ा देता हूँ इस स्लाइड में। क्रस्ट, क्रस्ट में क्या बताया मैंने, सियाल, सियाल मीन्स सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। देन उसके बाद मेंटल आता है, मेंटल में क्या होता है, सीमा, सीमा, एम ए फॉर मेंटल, यहाँ पे भी मैं, तो सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। देन उसके बाद कोर, कोर में क्या आता है, नीफे, नीफे मीन्स निकेल, एंड एफी से आयरन। ओके, आई होप आपको ये तीनों अर्थ के तीनों लेयर्स में कौन कौन से एलिमेंट है पता चल गया। और अगर सेम ही एलिमेंट होते तो हम उसको डिवाइड क्यों करते, कि क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, एलिमेंट्स अलग अलग हैं, इसलिए उसको डिवीजन किया गया है। ओके,
देन आपकी ये वाली टेबल है इसको हटाओ आप, एंटायर अर्थ मत पढ़ो, क्योंकि एग्जाम में 90% ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं अर्थ के क्रस्ट से पूछे जाते हैं। ये आप अच्छे से याद कर लो, रट लो। ये जो शुरू के 4 एलिमेंट है ये तो याद ही कर लो, क्योंकि एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में कि सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट है, सबसे कम कौन सा एलिमेंट है। अब इसको याद करने का इजी तरीका मैं बता सकता हूँ। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी लाइफ के लिए, सांस लेने के लिए, तो ऑक्सीजन याद कर लो। और ऑक्सीजन मोर ऑलमोस्ट 50% होता है, तो ऑलमोस्ट ऑक्सीजन को याद कर लो 47, कहीं कहीं पे 46% लिखा होता है, बट डू रिमेंबर दैट ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट इन 47%। ऑक्सीजन के बाद अर्थ के क्रस्ट में मैंने क्या पढ़ाया था, सियाल, तो सियाल, सिर्फ ऑक्सीजन याद कर लो, तो फिर उसके बाद तो अर्थ के क्रस्ट में सियाल होता है, तो सियाल के बाद सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। सिलिकॉन होता है 28% और एल्यूमिनियम होता है 8%। देन उसके बाद आता है आयरन, तो ऑक्सीजन याद हो गया सबसे ज़्यादा 47%। देन उसके बाद सियाल होता है, सिलिकॉन 28%, एल्यूमिनियम 8%, देन उसके बाद आयरन। देन उसके बाद एक एक करके ये भी याद कर लें, फर्स्ट फोर तो याद ही कर लो, मोस्टली एग्जाम्स में ये आ जाते हैं, सो दैट तुमसे बन जाए। देन उसके बाद ऑक्सीजन, सियाल, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, फर्स्ट फोर याद कर लोगे, बाकी अपने आप याद हो जाएंगे। ओके, अब उसके बाद मैं डिसकंटिन्यूटी पढ़ा देता हूँ। डिसकंटिन्यूटी ये लिखा है, डिसकंटिन्यूटी। अब डिसकंटिन्यूटी बेसिकली क्या होता है, क्रस्ट है, क्रस्ट के बाद मेंटल है, तो क्रस्ट एंड मेंटल को हम बताएंगे कैसे, कि कैसे क्रस्ट एंड मेंटल कैसे अलग हो रहा है। तो बेसिकली डिसकंटिन्यूटी वो है जो क्रस्ट एंड मेंटल के बीच की बाउंड्री है, उसी बाउंड्री को डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। सिर्फ क्रस्ट एंड मेंटल के बीच के नहीं, क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में, मेंटल एंड कोर के बीच में, और दोनों मेंटल, अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में भी है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, सबसे इंपॉर्टेंट है मोहोस डिसकंटिन्यूटी एंड गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, तो इन दोनों को पढ़ लेते हैं। क्रस्ट है, क्रस्ट एंड मेंटल के बीच की डिसकंटिन्यूटी कहते हैं मोहोस डिसकंटिन्यूटी। अच्छे से याद कर लो, ये दो दो डिसकंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है, एक एक करके पढ़ लेते हैं। एंड मेंटल एंड कोर के बीच की डिसकंटिन्यू कहते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। फाइन। देन उसके बाद अब यहाँ पे लिखा है कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। कॉनराड डिसकंटिन्यूटी क्या है, अब जैसे हमने मेंटल को अपर मेंटल लोअर मेंटल में डिवाइड किया था, ऐसे ही क्रस्ट को अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में डिवाइड कर दो। ये क्रस्ट है, क्रस्ट को अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में डिवाइड कर दो, तो ये जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच की बाउंड्री है, इसी बाउंड्री को कहा जाता है कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। याद हो गया। देन मोहो डिसकंटिन्यूटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा क्रस्ट एंड अपर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसे कहते हैं मोहोस डिसकंटिन्यूटी। देन उसके बाद अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसे कहते हैं रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। क्या कहते हैं, रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। देन लोअर मेंटल एंड आउटर कोर मींस मेंटल एंड कोर के बीच की डिसकंटिन्यूटी क्या कहते हैं, उसको कहते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। देन लास्ट है आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर और इनर कोर के बीच की डिसकंटिन्यूटी को कहते हैं लेमांस डिसकंटिन्यूटी, मींस बाउंड्री को। और ये नाम है ऐसे के ऐसे ही नाम है, इनको याद करना पड़ेगा ऊपर से। सबसे पहले याद कर लो क्रस्ट एंड मेंटल के बीच की डिसकंटिन्यूटी मोहोस डिसकंटिन्यूटी, देन मेंटल एंड कोर के बीच की डिसकंटिन्यूटी गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। जब ये याद हो जाए तो क्रस्ट को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, उसको कहेंगे कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। अपर मेंटल लोअर मेंटल उसको कहेंगे रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी। आउटर कोर इनर कोर उसको कहेंगे लेमांस डिसकंटिन्यूटी। तो यही था इस लेक्चर में, और ये सारा जितना मैंने बताया है एक एक पॉइंट याद कर लेना, सो दैट इनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये क्यों समझना ज़रूरी है, ये समझना इसलिए, फॉर एग्जाम्पल जब तुम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हो, तो क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हो तो पहले एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ते हो, कि पहले ट्रोपोस्फियर आता है, फिर मेसोस्फियर आता है, फिर थर्मोस्फियर आता है, पढ़ते हो ना, ट्रोपोपॉज आता है, मीसोपॉज आता है। तभी एटमॉस्फेयर की इस स्ट्रेटिफिकेशन को जब पढ़ लेते हो, सो दैट तुम ये पढ़ते हो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द क्लाइमेटोलॉजी। इसी इसी तरह अर्थ के अंदर के इंटीरियर पढ़ना ज़रूरी है, सो दैट यू अंडरस्टैंड द वॉल्केनिज्म, प्लेट टेक्टोनिक्स, आगे जाके प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ोगे, लैंड बिल्डिंग प्रोसेस पढ़ोगे,
लैंड ईटिंग प्रोसेस, जैसे लैंड सब्सिडाइज हो जाता है वो वाली प्रोसेस पढ़ोगे, वॉल्केनिज्म पढ़ोगे, अर्थक्वेक पढ़ोगे, वो जो मैंने स्लाइड में बताया था एस वेव एंड पी वेव आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा, रिले वेव, लव वेव पढ़ाऊंगा। तो ये सभी को जानने के लिए अर्थ के अंदर के मटेरियल्स एंड अर्थ के अंदर के डिसकंटिन्यूटी ये सब पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ते हैं एस वेव एंड पी वेव।